डीपीएसपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, विल डील विद इट। इन पॉइंट्स को हम आज पढ़ेंगे, देखते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट सब मेंस के पर्सपेक्टिव, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है इससे पहले, ये सब मेंस में पूछ देता है, ठीक है। अब यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स मेंस में, मतलब मेंस वाला पार्ट प्रीलिम्स में पूछ दे, कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ के रख रहे हैं ना। फिर कल के डेट में ये नहीं होना चाहिए यार सर ये तो बुक के पीछे में, हम सब पढ़ के रखे, मेंस के पूछे या प्रीलिम्स से पूछे, आप इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अब these they facilitate stability and continuity in domestic and foreign policies in political, economic and social। ये डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया के होते हैं उसको स्टेबिलिटी देता है। इन पॉलिसीज से इंडिया के विदेश नीति और राष्ट्रीय नीति को एक स्थिरता मिलती है, दैट्स व्हाट ये कहना चाहता है। और इससे जो भी पार्टी पावर में होती है वो स्टेबल रहती है कि अगर इस पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, वेलफेयर की पॉलिसीज, अगर आप इसको पॉलिसीज में इंप्लीमेंट कर रहे हो, चाहे फॉरेन विदेश नीति में या राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसीज में, तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। लोग खुश होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को वोट देते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो सिटीजन के तो फंडामेंटल राइट्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। बिना डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट्स अधूरा है। तो दे आर इंटेंडेड टू फील, जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में यानी पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो खालीपन था, वैक्यूम था, उसको डीपीएसपी भरता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात फंडामेंटल राइट्स करता ही नहीं, कि सबको पेंशन मिलना चाहिए, अपाहिजों को मदद करना चाहिए, जिनको नौकरी ना मिले उसको सरकार को पैसा देना चाहिए, ये सारी बातें तो लिखी नहीं गई पार्ट 3 में। वहां तो केवल यही कि आपका अधिकार का हनन होगा तो ये ठीक है, लेकिन वहां तो ये नहीं लिखा गया ना कि सरकार को अगर ये चीज नागरिक के प्रति ये करना चाहिए, ये करना है। वहां पे तो खाली अधिकार का, अगर ये अधिकार अगर टूटा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चाहिए, ये अधिकार इस सरकार के खिलाफ अवेलेबल है, ये चीज बात होती है। वहां केवल पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है, वहां सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं होती है। जो कमी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में थी उसी कमी को पूरा करता है डीपीएसपी, क्योंकि वहां सोशियो इकोनॉमिक चीजों के बारे में लिखे, और पॉलिटिकल राइट्स बिना सोशियो इकोनॉमिक के अधूरा है। आप सिटीजन को एक अधिकार दे दिए और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं दे दिए तो देश नहीं चलता। बिना सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के पॉलिटिकल राइट्स का कोई वजूद नहीं, बिना पॉलिटिकल राइट्स के सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का कोई वजूद नहीं। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इट कैन नॉट बी, वी कैन नॉट रीड देम इन आइसोलेशन। They are basically complementary to each other, and without support of each other, they are just assets, nothing else. Without political democracy, without political democracy, socio-economic democracy cannot last. Without socio-economic democracy, political democracy cannot. We have to build a nation where these three rights are provided to people, because it creates a holistic kind of rights which is required for the development of the country. ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के तो समर्थन करते हैं। Their implementation creates favorable atmosphere for full and proper enjoyment of fundamental rights by citizen। तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये वैसा एटमॉस्फेयर बना रहता है जिससे लोग प्रॉपर तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि इधर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दे दीजिए, इधर पॉलिटिकल, तो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है तो डीपीएसपी इधर का जो वैक्यूम उसको पूरा कर देता है। इधर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स मिल गया, इधर से पॉलिटिकल राइट मिलता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। इट इनेबल्स ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। ये विपक्षी दल को ये मौका देता है कि सरकार के ऊपर में क्रिटिसिज्म और सरकार को कंट्रोल करें कि आप क्यों नहीं ये नीति को लागू कर रहे हैं। ये तो लिखा है संविधान में। तो गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनाने का काम करता है अपोजिशन ड्यू टू दिस। ये मदद करता है अपोजिशन को टू बिल्ड प्रेशर, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है। द ऑफिशियल अपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी। अपोजिशन रूलिंग पार्टी को के ऊपर में इल्जाम लगा सकता है कि आप डीपीएसपी को क्यों लागू नहीं करे। तो ये डीपीएसपी अपोजिशन की मदद करता है कि सरकार के गलत नीतियों का, या अगर नीति ये लागू नहीं करा तो उसके ऊपर में उंगली उठा सके। जस्ट टू पॉइंट आउट दैट रूलिंग गवर्नमेंट इज डूइंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। इट सर्व्स एज अ बैलेंसिंग, और इट सर्व्स एज अ पावर एंड गिव्स too much of opportunity to oppositions to question the ruling government why these policies are not being implemented. So it serves as a bedrock to
protect the democracy of India. Now, it serves as a crucial test फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के लिए एक परीक्षा वाला काम करता है, ये गवर्नमेंट की परीक्षा लेता है ये सब, कि गवर्नमेंट अगर इनको लागू किया तो टेस्ट में पास हुआ, नहीं तो फिर जनता तो हटाई देगी. तो यही चीज है. पीपल कैन एग्जामिन, लोग क्या है इन पॉलिसीज को एग्जामिन करेंगे, अगले इलेक्शन में बस मैनिफेस्टो लेके जाओ, लात मारेंगे फिर. दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो. ये रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो हो जाता है, जो मैनिफेस्टो में हम ये करेंगे ये करेंगे. तो इसके बिना पे रूलिंग पार्टी अपना लिस्ट, अपना जो पार्टी बोलते हैं हम ये करेंगे मैनिफेस्टो, वो तैयार करता है. तो ये गवर्नमेंट को, जो एक रूलिंग पार्टी है, मतलब किसी पार्टी को हेल्प करता है कि अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में मदद करता है. ठीक है.